शौकत एंड आर डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है BEGE 143, जिसका अनुवाद है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, यानी कि शायरी को समझना, टाइटल है पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स। इसमें हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 जो है इसमें हमने किन्फम सिंह नोंग किन्नरह के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 जो है वो निर्मल पतोल पे है। यूनिट 3 में हमें जोयत्री लंजीवार के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके साथ उसकी पोइट्री को समझने की कोशिश करेंगे। और यूनिट 4 जो है वो है सुखी रतरनी। तो जिस तलबा शायरी से हाशिया के अनुमान से ये ब्लॉग आपको अदब के जरिए हाशिया की इस्तिलाह को समझने, तसव्वुर करने और पूछ-गछ करने में मदद करेगा। हाशिया की इस्तिलाह भी एक मरकज की तजवीज़ करती है, जिसके सिलसिले में वो मार्जिन है। इसके पेश नज़र हाशिये से अदब की नौइयत और साख्त क्या है और ये मरकज के तसव्वुर का कैसे मुकाबला करता है। दरअसल इस किस्म का अदब का क्या बोल रहा है जो मरकज से बहुत दूर खड़ा है और दावे का मुतालबा करता है। ये ब्लॉग आपको ये समझने में मदद देगा कि हाशिये से अदब का तज्जिया करने का कोई एक तरीका नहीं है। जिस तरह ताकत पर कोतों का एक इम्तियाज है जो कई तरीकों से एक बज़ाहिर मरबूत मरकूज है। हाशिये से आवाज़ें मुतनव्वु हैं और आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर रही है। वो माने खेज दावा करते रहे हैं। हाशिया पर अदब के मुताला का एक अहम तरीन पहलू मुख्तलिफ आवाज़ों को समझना है, जिनको हम नज़रअंदाज करने के लिए मशरूत हैं। आम रुझान अदब को मरकज के नुक्ता नज़र से समझने का है, लेकिन जब हाशिया से उभरने वाली वसीअतर आवाज़ों को देखते हैं तो हम अदब और जिंदगी की एक जामिया अंदाज में तारीफ करते हैं। ये ब्लॉग आपको मुल्क के मुख्तलिफ समाजी तामीरात की आवाज़ों से मुतर्रफ कराएगा। पहली इकाई किन्फम सिंह नोगन केंजी के नज़्मों के खुसूसी हवाले से हिंदुस्तानी अंग्रेजी शायरी पर तवज्जो मरकूज करती है। इससे आपको अंग्रेजी में इंडियन राइटिंग का मतलब बतौर सनत जानने को, यानी कि शुमाल मशरिकी अंग्रेजी जो नंग किन्नरा में मदद मिलेगी। यूनिट शायरों के तनाजुर में रखता है। आप नए ख्यालात का सामना करेंगे और पूछेंगे कि शुमाल मशरिकी शायरी मुल्क के दीगर हिस्सों की शायरी से किस तरह मुख्तलिफ है। शुमाल मशरिकी शायरी के बारे में ऐसा क्या है जो इससे मामूली बना देता है। तो एक्चुअली इस जब हम इस पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स की बात करते हैं, एक्चुअली अभी तक हमने 4 ब्लॉक्स कंप्लीट किए हैं। यह हमारा चौथा ब्लॉक है। इसमें हमारी जो इस BEGE 143 का जो अभी हमारा स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है वो 4 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। अभी तक हमने 3 ब्लॉक्स कंप्लीट किए हैं। पहले ब्लॉक में हमने ब्रिटिश पोइट्री को समझने की कोशिश की। दूसरे ब्लॉक में हमने अमेरिकन पोइट्री के बारे में जानने की कोशिश की। तो तीसरे ब्लॉक में हमारे पास जो पोइट्री थी वो इंडियन पोइट्री थी। जो लास्ट वाला ब्लॉक हमने किया था उसमें हमने इंडियन पोइट्स को समझने की कोशिश की। जैसे कि हमने आपको नसीम इज़िकल के पोइट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी कि नसीम इज़िकल ही इज बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। उसकी एक पोइम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS। उस पोइम के बारे में हमने आपको आगाह किया था। जब हम नसीम इज़िकल की बात करते हैं तो उसने बहुत सारी पोइम्स लिखी है। जैसे उसकी एक पोइम है एंटरप्राइज, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसकी बहुत एक पॉपुलर फेमस पोइम है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वही पोइम है जिसमें नसीम इज़िकल अपनी जो वो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोइम का मतलब ये होता है कि जिसमें एक ऑथर जो राइटर होता है वो खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिखता है, या उसके साथ क्या क्या इवेंट्स पेश आए, या उसने क्या क्या जिंदगी में देखा है, तो उन चीजों के बारे में वो लिखता है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में नसीम इज़िकल एक्चुअली अपनी माँ के बारे में लिखता है कि एक दिन क्या होता है कि स्कॉर्पियन जो होता है, बिच्छू जो होता है, ये एक बहुत यानी कि रेनफॉल बहुत होती है, तो उसमें फिर ये स्कॉर्पियन होता है ये अंदर घुस जाता है घर में। तो फिर लेटर ऑन इट ये जो ये स्कॉर्पियन होता है ये
बाइट करता है जो पोइट है नसीम इज़िकल की माँ को। फिर उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी दिखाता है, डाइकोटमी बिटवीन साइंस एंड फेथ दिखाता है। तो एक्चुअली फिर वो लेटर ऑन दिखाता है कि आप उस पोएम में कि जो बाकी घर वाले इसके होते हैं या इवन जो सराउंडिंग में लोग होते हैं वो जब वहां घर आते हैं इसके जब वो सुनते हैं कि मिसी म्यूजिकल की मांग को स्कॉर्पियन ने बाइट किया है, तो फिर लेटर ऑन इसका फिर वो आपको आगे दिखाता है कि वो एक जो तजाद जो पैदा होता है कि आधे जो जो वहाँ पे सराउंडिंग में लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनका मानना होता है कि ये एक्चुअली कुछ ट्रेडिशनल वे में इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन जो इसका फादर होता है he was a staunch believer of rationalism. He was a man who possessed scientific temper, who believed in objectivity, who possessed a pragmatic outlook. तो उसका फिर वो उन जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उनकी बात से वो यानी कि एग्री नहीं करते हैं। तो इस पोएम में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में आपको यही मिलता है, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो उसके बाद हमने यूनिस डिसूजा के बारे में भी बात की। यूनिस डिसूजा वी ऑल नो उस एक फेमिनिस्ट राइटर है। जब हम इंडियन इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं तो उसके बाद हम इंडिया शी हैड रिटन सो मेनी बुक्स ऑफ पोइट्री, बुक्स ऑफ पोइट्री उसकी एक कलेक्शन है। उसके बाद विमेन इन डच पेंटिंग उसकी एक और इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। इवन उसने नॉवेल्स भी लिखी हैं, डेंजर लॉक उसकी एक और नॉवेल है। उसके बाद जब हम एक्चुअली हम इंडियन पोइट्री की बात करते हैं, जब हम मार्जिन यानी कि पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स की बात करते हैं, तो जब हम पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स की बात करते हैं, ये जो हमारे पास ये राइटर्स है ये एक्चुअली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का ही हिस्सा है। लेकिन अब हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि मार्जिन्स क्यों बोलते हैं इनको। एक्चुअली ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये जो हमारे पास राइटर्स हैं। तो ये एक्चुअली हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो इन्होंने भी ये इनमें और किया हमने, जैसे यूनिस डिसूजा की बात हमने की, या ए के रोमो अनुजान को भी हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। एक्चुअली दे रोट पोइट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी लैंग्वेज में इन्होंने पोइट्री इन्होंने जो मेन फॉर्म ऑफ राइटिंग इनकी थी, कम्युनिकेशन फॉर्म जो थी वो ये थे कि इन्होंने दे ट्राई टू एक्सप्रेस देयर opinions, views vis-a-vis societal affairs, politics, religion, economics, या इवन कल्चरल पॉइंट, कल्चरल क्राइसिस। लेकिन जब हम मार्जिन की बात करते हैं, जो हमारे पास आज के राइटर्स एक्चुअली ये जो ये राइटर्स है इन्होंने राइट जो पोइम्स लिखी है इन्होंने वो अपनी मादरी जुबान में लिखी है। जैसे इन्होंने किसी ने संथाली में लिखी है, किसी ने खासी लैंग्वेज में लिखी है। तो एक्चुअली मार्जिनस जब हम इनकी बात अभी बाद में करेंगे, वी विल टॉक अबाउट देम in a while from now, that too in a detailed manner कि इनको मार्जिनस क्यों बोलते हैं, इनको चौथे ब्लॉक में क्यों रखा गया है, तो वाई तीसरे ब्लॉक में इनको क्यों जगह नहीं मिली है जैसे वो इंडियन इंग्लिश पोइट्री। वो हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो उसके बाद हमने के एन दुरुवाला की पोएम के बारे में भी हमने आपको आगाह करवाया। उसकी जो एक पोएम है चिनार, इस पोएम में के एन दुरुवाला आपको चिनार के बारे में लिखता है। एक्चुअली दिस पोएम इज इसमें जो लैंडस्केप दिखाता है वो कश्मीर का लैंडस्केप दिखाता है। कश्मीर की ब्यूटी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया था के एन दुरुवाला को। तो एक्चुअली फिर इसकी ब्यूटी यानी कि चिनारों के बारे में लिखता है, डल लेक के बारे में लिखता है, इवन चहलम जो यहाँ का रिवर है उसके बारे में इस पोएम में के एन दुरुवाला लिखता है। अब एक पोएम व्हिच इज टाइटल्ड एज चिनार। There are so many poets and writers across the globe who have written on Kashmir, who were fascinated by the beauty of Kashmir, by this landscape of Kashmir. Even हमने आपको बोला है कि अमीर खुसरो एक बहुत बुलंद पाया एक सेंट है इंडिया में, जो एक्चुअली यहाँ की ब्यूटी ने भी उसको मुतासिर किया था। And actually he was deeply impressed with the beauty of Kashmir, whether it is lakes or even rivers or mountains. So that is why he once famously said, "Agar firdos baroe zameen ast, hame asto, hame ast."
यानी कि कश्मीर की ब्यूटी, हम बात कर रहे हैं के एन दरुवाला की पोएम जो है, उसने चिनार उसका टाइटल रखा था। एक्चुअली चिनार यहाँ पे बहुत सारे पौधे ना कि उगते हैं यहाँ पे कश्मीर में। तो एक्चुअली अब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो एक राइटर को मुतासर कर सकती हैं। तो अब चिनार का टाइटल दिया था के एन दरुवाला ने। तो हम बात जब एक्चुअली यहाँ की ब्यूटी ने उसको इम्प्रेस किया था, इन्फ्लुएंस किया था, तो फिर उसने एज अ रोमांटिक पोइट, अ पोइट हु वाज हु लव्ड नेचर फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, उसने फिर इस पोइम को यानी कि फिर तश्कील दिया। तो हम अभी अमीर खुसरो भी यहाँ की ब्यूटी से बड़े मुतासिर थे। दैट इज व्हाई ही रोट के, जैसे कि हमने आपके पर्शियन लैंग्वेज में आपके सामने एक वर्स रखी है, जैसे वो बोलते हैं कि अगर फिरदौस बरोए जमीन अस्त, if we are going to translate this verse into English language, that means if there is paradise on earth, it is here, it is here, it is here. That means Kashmir. Even a romantic poet, Thomas Moore, या उसको भी बहुत ज्यादा मुतासिर किया था कश्मीर की ब्यूटी ने। एंड it's a popular belief that even Thomas Moore had never visited Kashmir. So how is it possible a poet who had never visited Kashmir, who had never reached here, who had never seen the beauty, the mountains, the rivers, the lakes of Kashmir, तो अब उसने ये पोएम कैसे लिखी है? शायद उसने किसी की बुक से पढ़ा होगा, या इवन ट्रैवलर्स जब आया करते थे यहाँ, उसने उनकी जुबान से सुना होगा कि देयर इज अ प्लेस इन इंडिया व्हिच इज कॉल्ड कश्मीर, वहां पे ये जगह है, वहां पे इतनी ब्यूटी है। तो फिर उसने एक पोएम लिखी है। इवन उस पोएम में वो कश्मीर के बारे में लिखते हैं। उस पोएम का टाइटल ही उसने रखा है लाला रुख। एंड he writes in that particular poem, who has not heard who has not heard of the Vale of Kashmir with its roses the brightest that ever gave। तो कहने का मतलब ये है कि यानी कि जब हम दरुवाला की पोइम के बारे में बात करते हैं, तो उसको यहाँ की ब्यूटी ने मुतासिर किया था। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही रोट दिस पोइम which he named द चिनार। तो उसके बाद हमने अरुण कोलटकर के बारे में भी बात की। उसकी एक पॉपुलर बुक है जिजोरी, और हमने आपको आगाह करवाया था कि जिजोरी एक प्लेस है पुणे में, इट्स इन महाराष्ट्र। तो जब अब एक जो राइटर होता है, इसको कोई भी चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसको कोई भी चीज अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे अभी हम के दरुवाला की बात कर रहे थे, उसको कश्मीर में बहुत सारे चिनार हैं, पौधे चिनार के हैं। तो फिर शायद चिनार ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया था के दरुवाला ने, उसको बहुत कुछ दिखा था इन चिनार्स के पीछे जो फिलॉसफी है, यानी कि फ्रॉम नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वैसे ही कोलटकर की जब हम बात करते हैं, अरुण कोलटकर, another important poet of Indian English poetry, he wrote a book, collection of poems, a book which he named Jijori। तो एक्चुअली अब जिजोरी का जो टाइटल इसने दिया था, वैसे ही जैसे के एन दरुवाला ने टाइटल क्या दिया था अपनी पोएम को, उसने दिया था टाइटल जो दिया था, उसने चिनार का टाइटल दिया था उसको। जो अरुण कोलटकर है, एक्चुअली इसने जिजोरी का टाइटल दिया था अपनी बुक को, न कि पोएम को। तो ये जो एक बुक है, इसमें बहुत सारी पोएम्स आपको मिलेंगी। एक्चुअली जिजोरी एक इट्स अ सेक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज। वहां पे एक टेंपल है, तो उस जिसको खंडोबा बोलते हैं, तो इट्स अ सेक्रेड प्लेस फॉर हिंदूज। People go there, they visit there, I mean in large numbers। Pilgrims used to go there, day in and day around there, they offer their prayers there। और अब एक दिन क्या होता है कि ये कोलटकर हैं, ये भी जिजोरी का सफर करते हैं। फिर वो उसी यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल वे में हमें फिर बहुत सारी चीजों के बारे में वो आपको इस पोएम में दिखाता है। जैसे वो जब वो इस पोएम में हमें दिखाता है कि जब वो पहले उसने एक पिलग्रिमेज जर्नी जो है, ये सैक्रेड जर्नी जो है, इसमें पहले कुछ दुश्वारियां इसको पेश आती है। दुश्वारियां ये इसको पेश आती है कि जब बस शाम को निकलती है इस प्लेस के लिए, जिजोरी के लिए, तो फिर वहां से लेकर जब तक ना वो जिजोरी पहुंचते हैं, वहां तक जितने भी इवेंट्स, जितनी भी चीजें इसने देखे थे, उन इवेंट्स को फिर इसने कैप्चर किया था। फिर वैसे ही चीजों को इन्होंने अपनी इस जिजोरी के पोएम में, जो इस पोएम में डाला है।
तो एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि जो एक राइटर होता है, इसको ये एक सोसाइटी में रहता है, इसको सोसाइटी की जो मेरी सोसाइटी जो इसके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, ये उनको ऑब्जर्व करता है, बड़े कीनली ऑब्जर्व करता है, फिर उनको लिखता है। You will have to remember a writer, a good poet, a good novelist. He or she is a keen observer of events which are happening in यानी कि सराउंडिंग में जो जितनी भी चीजें होती है, राइटर इज ऑलवेज इज ऑब्जर्विंग थिंग्स कीनली, माइन्यूटली, वेरी इन अ डिटेल्ड वे, वो चीजों के तह तक जाता है। तो वैसे ही जिजोरी में फिर वो आपको इन चीजों के बारे में लिखता है कोलट कर। जैसे फिर उसी जिजोरी कलेक्शन में एक पोइम है जिसका टाइटल है अजमिल एंड टाइगर। तो फिर अजमिल एंड टाइगर्स जो इसने पोइम रखी है जिजोरी की बुक में, फिर इस पोइम में आपको एक्चुअली कोलट कर क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि एक जो बंदा होता है अजमिल, एक्चुअली ही इज द वन हु कुड स्पीक to animals. He could understand the language of animals. तो इस पोइम में बड़ी अच्छी पोइम है, इंटरेस्टिंग पोइम है, इट्स वंडरफुल पोइम, इवन चिल्ड्रन कैन रीड इट। यानी कि बच्चों के लिए भी ये पोइम रखी गई है। यानी कि एक वो टोन इसने वो इसमें दिया है, वो थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे इसमें, फिर क्या होता है कि ये जो स्टोरी होती है इसमें क्या होता है कि जो टाइगर्स होते हैं, वी ऑल नो कि फिर वो ये जो एजमिल होता है एक्चुअली ये ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ व्हाट वी कॉल एनिमल्स, यानी कि शीप्स का ये उनको प्रोटेक्ट, यानी कि उनका केयर करता है। लेकिन अभी एक फॉरेस्ट में उनका केयर करता है, जैसे हम नोमैडिक लाइफ में देखते हैं, या जैसे हम ट्राइबल लाइफ में देखते हैं, या इन रूरल एरियाज में अभी भी हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो अभी भी जैसे उनके पास शीप होते हैं, या इवन बकरवाल्स, और जो ट्राइबल लोग होते हैं गुजर्स एंड बकरवाल्स में हमें देखते हैं, जब उनके साथ जो चारवा होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उनको अब दूर के कहीं लेते हैं, फिर उनको ग्रेजिंग करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि वो एक डॉग को भी अपने साथ रखते हैं। अब एजमिल ने ऐसे ही एक शीप डॉग को अपने साथ रखा था, यानी कि नजर रखने के लिए कहीं टाइगर्स, क्योंकि अगर जंगल में देखेंगे तो वहां पे टाइगर्स का बहुत खतरा होता है। वो इवन दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड, उनको चाहते हैं कि उन्हें फूड मिले, वो अटैक करते हैं फिर जैसे शीप या किसी और एनिमल पे। तो फिर अब ये जो है अजमिल अब ये शीप डॉग को अपने साथ रखता है, क्योंकि वो इनकी देखभाल करता है, जो ये शीप होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जो टाइगर्स इन पे हमला करने आते हैं, शीप्स पे हमला करने आते हैं। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। Tigers believe they are superior, they are more powerful than these sheeps, and even they could kill them, eat them without any hindrance, because they consider themselves superior, yani more powerful, because they possess strength. And on the other side they believe these sheep, they are weak, they are meek. तो फिर क्या होता है कि एक दिन ये हमला करने आते हैं। हम बात कर रहे हैं कोलटकर की जो पोइम है जिजोरी, उसमें कोलटकर क्या दिखाता है, अजमिल एंड टाइगर्स एक पोइम है जिजोरी के कलेक्शन में, उसमें वो फिर दिखाता है कि एक दिन क्या होता है कि शीप्स पे अटैक करने के लिए टाइगर्स आते हैं। तो फिर ये जो शीप डॉग होता है ये उनको भगाता है वहां से। दिस इज आयरॉनिकल एक्चुअली, यू कैनॉट, I mean, you might not have seen, such incidents where a sheepdog could chase, a tiger. Otherwise, vice versa happen, normally. क्योंकि जब हम देखते हैं तो इस पोएम में आपको दिखाता है कि जो शीप डॉग होता है ये इनको भगाता है, इवन नॉट ओनली चेसिंग देम, इवन उनको मारता भी है। जो ही फिर ये खबर इनके जो टाइगर किंग होता है, तो ये जो टाइगर किंग होता है ये बड़ा फ्यूरियस होता है, एंग्री होता है, बड़ा गुस्से में आता है कि डॉग की कैसे मजाल बनी कि उसने हम पे हमला किया। तो फिर क्या होता है कि ये फिर हमला करने वहां पे जाते हैं, लेकिन इनको फिर से भगाया जाता है। तो लेटर ऑन फिर इसमें एलेगोरिकल टोन आपको मिलता है। एलेगोरिकल, हम एक जो राइटर होता है वो एलेगोरिकल पोएम किस सेंस में लिखता है, वो उसका लिखने का मकसद ये होता है कि वो आपको एक मैसेज देना चाहता है। उसकी उसका एम लिखने का ये होता है कि वो आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता है।
व्हेन यू रीड दिस अजमिल एंड टाइगर्स, इस पोइम में आपको फिर यही मिलता है कि फिर ये जो ये टाइगर्स और शीप्स हैं, they become friends, even they eat together, even they invite each other, for the dinner lunch. तो फिर आपको दिखाता है कि यानी कि ये एक दूसरे पे, यानी कि एक दूसरे के साथ उन्होंने फिर सलाह की, फिर एक दूसरे के ये एक दूसरे के फिर एक ही साथ इन्होंने फिर जीना है, तो फिर एक ही साथ ही जी रहे हैं आप। तो वहां पे एक पैक्ट एग्रीमेंट दिखाता है कि अगर एक पावरफुल एक वीक है, तो बेहतर है कि वो पैक्ट करे, वो एग्रीमेंट करे, लड़ाई से इनको कुछ नहीं मिलना है, जैसे इस अजमिल और यानी कि टाइगर्स इस पोएम में हमें दिखाता है। तो जो ही हम फिर बात इस ब्लॉक की करते हैं, इस ब्लॉक की अगर हम, ये हम एक्चुअली इन पोएम पोइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इन पोइट्स के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, whether we are talking about Nissim Ezekiel, Aga Shahid Ali, even we talked about Aga Shahid Ali's poem, Postcard from Kashmir. In that poem, Shahid Ali, actually he touches the theme of diaspora in this particular poem. He's actually he's in a, what we call, it's a poem on nostalgia, where you could see nostalgic feelings of the poet, a poet who is yearning to return to his home. तो उस पोएम में आपको दिखाता है आगा शाहिद अली की, वो एक्चुअली आगा शाहिद अली, he was from Kashmir, he studied here, even he taught at Delhi University. Later on he went to USA where he pursued his doctorate degree. तो फिर उसने बहुत ज्यादा जो उसकी जिंदगी थी, इवन वहीं पे उन्होंने अमेरिका में ही गुजारी थी। लेटर ऑन इवन ही डाइड देयर एज वेल। तो लेकिन उसको वो चाहती कि वो, यानी कि जब एक बंदा दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, यानी कि माइग्रेट होता है, तो फिर उसको जो मेमोरी होती है अपनी स्टेट की, अपनी वो फिर उस नॉस्टैल्जिक फीलिंग उसको फिर बार बार दोहराता है। इवन यू कुड टॉक अबाउट एनी डायस्पोरिक राइटर, विद if we are going to talk about Indian diasporic literature, novelists like Bharti Mukherjee, Jhumpa Lahiri, इवन किरण देसाई, बहुत सारे राइटर, मीना अलेक्जेंडर, इवन बहुत सारे राइटर्स हैं जो फिर उनमें भी आप यही थीम देखते हो। वो उन इवन सलमान रुश्दी, तो इनमें इनमें क्या देखते हो आपकी ये जो डायस्पोरा राइटर जो होता है, व्हेन डायस्पोरा फिनोमेना यू ऑल नो, when one migrate, it's a sort of a migration, when you migrate from one place to another place, temporarily or permanently, when you leave your homeland, फिर आप दूसरे लैंड में जाते हो, इवन यू आर माइग्रेटिंग, द रीजन कुड बी यू आर इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, यू विजिट, जब बाहर की दुनिया में आप जा रहे हो, कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, या इवन यू वांट टू लिव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और वहां पे फिर क्या होता है कि अर्लियर और आपको फिर वो अपनी घर की याद आती है, अपने रिश्तेदारों की याद आती है, आपके अपने जो होते हैं उनके साथ जो लम्हे आपने गुजारे होते हैं, क्योंकि वहां जाके आपको एक रेडीमेड एनवायरनमेंट मिलता है, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, एक डिफरेंट कल्चर मिलता है आपको, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, रहन सहन डिफरेंट होता है, खाने की चीजें डिफरेंट होती है। तो ये इन चीजों को देख के फिर यू बिकम नॉस्टैल्जिक इन अ सेंस कि यू, अब आपके लिए दिस इज एन एलियन कल्चर फॉर यू। जब आप किसी दूसरी जगह जाते हो, इवन डायस्पोरा फिनोमेना, इट कुड हैपन इवन विद इन अ स्टेट एज वेल। तो ये ऐसी फिनोमेना, जैसे आप किसी और जगह जा रहे हो, फिर you begin to realize, you begin to realize कि now you are missing your, जैसे दूसरा खाना आपको मिल रहा है, वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है आपको जैसे आपको घर में मिलती है। तो ये डायस्पोरा फिनोमेना है, वहाँ पे आप यही चीजें देखते हो। एक जो राइटर होता है, वो अपनी जो उसकी यादें होती है, जहाँ पे उसने जिंदगी गुजारी होती है, पढ़ा लिखा जहाँ पे होता है, या उसने उसकी जो रिलेटिव्स होते हैं, फिर उनको ही दोहराता है वो अपनी पोइम्स में। तो वही चीजें आप आगा शाहिद अली की पोइम्स में भी देखते हो। तो जब हम फिर एक्चुअली जब हम पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स की बात करते हैं, जब हम ब्लॉक, जो इस ब्लॉक में हमारे पास पोइट्स हैं, poets had been, the poets who have been prescribed in our syllabus, they're mainly from northeast India। तो अब इनको जो मार्जिन का नाम दिया गया है,
मार्जिन का नाम इनको क्यों दिया गया है? एक्चुअली इनकी जो पोइट्री है, इन्होंने अपनी मादरी जबान में लिखी है पोइट्री, तो फिर उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। और मार्जिनल्स की जब हम बात करते हैं, लिटरेचर में जब हम मार्जिनल्स की बात करते हैं, ये वो तबका होता है जो पसमानदा होता है। चाहे आप एजुकेशनली बात करोगे, यानी कि they are a backward class in a sense, they are educationally backward, they are not well, familiar with science and technology, यानी कि इस politically उनको backward होते हैं, economically वो बहुत ज्यादा पीछे होते हैं। तो अब यानी कि पढ़े लिखे भी उतने नहीं होते हैं, मेन स्ट्रीम कल्चर से वो बहुत दूर रहते हैं। मेन स्ट्रीम कल्चर यानी कि जैसे पहाड़ों पे हिली माउंटेनस एरियाज में ये लोग रहते हैं जो मार्जिन्स होते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली इनको मार्जिन्स का दर्जा इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि अभी जब हम बात नॉर्थ ईस्ट पोइट्स की करते हैं जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, एक्चुअली ये एक कट के यानी कि माउंटेनस रीजन्स में रहते हैं। तो जो ही बंदा माउंटेनस रीजन्स की जब हम बात करते हैं, वी कुड इमेजिन कि वहां की जो लाइफ है, इट वुड बी डिफिकल्ट, एक बहुत डिफिकल्टीज के साथ इनको लाइफ गुजारनी पड़ रही है। यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शायद अवेलेबल नहीं होंगी, रोड्स अवेलेबल नहीं होंगी, बेसिक एमिनिटीज जो होते हैं लाइफ में, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, schools, educational institutions, even political setup, तो ये इन चीजों से ये कट होते हैं, इन चीजों से बहुत दूर होते हैं। तो अब जो पॉइंट्स हमारे पास रखे गए हैं, शायद उन्होंने इन ही थीम्स को यानी कि हमारे पास लाया है, जो इन्होंने लिखा है, इनकी जो पोइम्स हैं, यानी कि जो इन्होंने अपनी जिन चीजों को इन्होंने हमारे सामने लाया, वो यही चीजें हैं। तो एक्चुअली जब हम बात फिर मार्जिन्स की करते हैं, नॉर्थ ईस्ट पोइट्स की करते हैं, मोर पर्टिकुलरली इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किनफम सिंह नोंग किनेरा, एक्चुअली ये जो ये पोइट हैं, ये मेघालय से ताल्लुक रखते हैं, खासी ट्राइब से है। एक्चुअली इन्होंने फिर जो पोइम्स लिखी है वो मेनली इसने खासी लैंग्वेज में लिखी है। वी नो जब हम इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट भी रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत मे बी मोर देन 50, इट्स अराउंड 16%। तो उसके साथ साथ जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, ट्राइबल्स की बात करते हैं, आदिवासी जिनको हम दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, तो उनकी तादाद जो है, अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखेंगे, उनकी तादाद 8.6 यानी कि 8.6% पॉपुलेशन है इंडिया में ट्राइबल लोगों की। तो उसी ट्राइबल कम्युनिटी से एक बंदा आता है, किनफम सिंह नोंग किनेरा। तो ये जो ये पोइट है किनफम सिंह, इसने जो भी हम बात कर रहे हैं कि लेटर ऑन वी वुड सी कि इसने किन इश्यूज के बारे में लिखा है, किन इश्यूज को ये अब हमारे सामने एक्सप्रेस करता है। तो एक्चुअली ये जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, मेनली वो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल लोग वहां पे रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। वी नो इट्स comprised of states like Manipur, Mizoram, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो उसी जब हम ट्राइबल लोगों की बात करते हैं, जब हम इनकी लिटरेचर की बात करते हैं, इनके अदब का मुताला करते हैं, इनका जो लिटरेचर होता है वो मेनली ओरल फॉर्म में होता है। वो their literature is mainly based on it's on it's you would always see जो पसमानदा लोग होते हैं, जिनको जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो उनका जो लिटरेचर होता है वो ओरल फॉर्म में होता है। यानी कि मिथ्स पे उनका लिटरेचर बुनियाद जो जैसे इनका लिटरेचर जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन मिथ्स, फोक स्टोरीज, फोक टेल्स, फेबल्स, नरेटिव्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। तो जब हम एक्चुअली फिर किनफम की बात करते हैं, किनफम जो है एक्चुअली ये मेघालय से ताल्लुक रखते हैं। अब ट्राइब्स में भी बहुत सारे आपको सेक्ट्स मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे। तो जैसे खासी है, यानी कि संथाली है, मैथाली है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में।
तो उन्हीं में से एक ट्राइब मेघालय में जो ट्राइब बड़ा डोमिनेंस है उनका, उस ट्राइब का नाम है खासी। तो खासी ट्राइब से ही ताल्लुक रखते हैं हमारे जो ये पोइट है किन्फम सिंह। तो एक्चुअली इन्होंने जो पोइम्स जो लिखी है, शायरी जो इसने लिखी है, ही रोट पोइट्री मेनली इन खासी फॉर्म। यानी कि खासी जो ट्राइब है, इनकी अपनी लैंग्वेज है, इनकी अपनी जुबान है, ये अपनी जुबान में बात करते हैं, इनकी जो अपनी मादरी जुबान है उसी में बात करते हैं। तो उसी जुबान में फिर ये गीत भी गाते हैं, ये अपने जो इनके जज्बात हैं उनको भी एक दूसरे के सामने लाते हैं। तो अब ये है कि अब लेटर ऑन जब वी लुक, अब जब हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इनके लिए किया है, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, यानी कि इनको इस सिचुएशन से निकालने के लिए फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात अगर हम करेंगे, फिर बहुत फैसिलिटीज इनको दी गई है। इनको जॉब में भी रिजर्वेशन होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इनको रिजर्वेशन होती है, इवन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी इनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है। तो फिर क्या हुआ, लेटर ऑन व्हेन इंडिया बिकेम अ फ्री स्टेट, व्हेन इंडिया अचीव्ड गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट जब खुद इंडिया की खुद अपनी गवर्नमेंट आई, तो फिर उन्होंने इनकी तरफ ध्यान दिया। अदरवाइज नो, प्रायर टू 1947 वी ऑल नो ब्रिटिशर्स वर रूलिंग द इंडियन स्टेट। उनका तो वो चाहते ही थे कि जितनी डिवीजन इंडिया में हो वो उसी से खुश थे, और वो चाहते थे कि डिवीजन जितनी ज्यादा हो उनको उसमें फायदा मिलता था। तो उसी में क्या था कि उस डिवीजन की वजह से जो ट्राइबल लोग हैं, जो इनको इतनी एजुकेशन नहीं मिली थी, फिर चाहे हम नेहरू की बात करेंगे, गांधी की बात करेंगे, अब्दुल कलाम आजाद की बात करेंगे, और दूसरे लीडर्स की बात करेंगे, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पसमानदा लोग हैं इंडिया में, उनको पढ़ाने के लिए, इनको इनके लिए इंस्टीट्यूशंस का कयाम आया फिर इंडिया में। तो फिर जो जब हम किन्फम की बात करते हैं, एक्चुअली ही टीचर्स एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वही मेघालय में, तो उसके साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ इसका पैशन है राइटिंग में, और मोर पर्टिकुलरली ही इज इंटरेस्टेड इन पोइट्री, यानी कि शायरी, ये बहुत ज्यादा शायरी में ये इसका बहुत ज्यादा रुझान है, शायरी की तरफ इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, रुझान है, शायरी में ये बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इसने बहुत सारी पोइम्स भी लिखी हैं। तो फिर इसकी एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है जिसका नाम है द कलर ऑफ ट्रूथ। द कलर्स ऑफ ट्रूथ इसकी एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। तो ये जो इसने इसने ये पब्लिश की थी 2004 में, यानी कि एक पोइम है द कलर ऑफ ट्रूथ। तो इसमें एक्चुअली ये बहुत सारी इश्यूज के बारे में लिखता है। ये वही है कि जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे कि खासी ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं। ही राइट्स पोइट्री इन बोथ खासी और इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन जब हम इसकी लाइफ को देखते हैं, किन्फम सिंह की अर्लियर पार्ट देखते हैं, जब व्हेन ही स्टार्टेड हिज राइटिंग, he always laid emphasis on Khasi language. He wrote poetry in Khasi language. तो लेटर ऑन फिर उसको लगा कि फिर इसने इंग्लिश लैंग्वेज में भी पोइम्स बहुत सारी लिखी है। तो जब हम इसकी ये पढ़ाते जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है शिलोंग में, वहीं पे ये पढ़ाते हैं। इसने जो बुक लिखी है इस अराउंड दी हर्थ खासी लेजेंड्स, तो ये उसके ये इसकी एक बुक है, और ये को एडिटर भी एक रह चुके हैं डांसिंग अर्थ के। तो इसकी एक इसने एक प्लेस भी बहुत सारे लिखे हैं, जैसे मानिक इसका प्ले है 5 एक्ट्स में। तो द कलर्स ऑफ ट्रूथ इसकी जो ये इसने 2004 में पब्लिश की थी, ये कलर्स ऑफ ट्रूथ, ये जो ये पोएम है। एक्चुअली फिर एक कलेक्शन में इसने इसको एक जगह दी थी जिसका नाम है द यर्निंग ऑफ सीड्स। तो जब हम इस पोएम की बात करते हैं, इस पोएम में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं देखने को। जैसे दिस पोएम डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंसर्जेंसी। दिस पोएम highlights, even depicts this dichotomy, this conflict in northeastern region. It depicts the ethnic complexity or even the political turmoil. We all know जो northeastern states में थोड़ा सा है, तो उन चीजों को भी इसने यानी कि इस पोएम में इस जगह दी है।
तो जब हम एक्चुअली इस पोएम का जब हम मुताला करते हैं, द कलर्स ऑफ ट्रूथ, इस पोएम में एक्चुअली जो पोइट है, ये हमें एक्चुअली इस जो किन्फम सिंह नोंग किनरिश जो पोएम इसकी है, द कलर्स ऑफ ट्रूथ, एक्चुअली इस पोएम में वो दिखाता है कि जो मेघालय है, जो नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है, वहां पे इंसर्जेंसी कैसे स्टार्ट होगी, बट दिस इंसर्जेंसी एक्चुअली हाउ मच इसका कितना इन्फ्लुएंस रह गया वहां पे, वहां की स्टेट पे, और वहां पे जो ये इंसर्जेंसी से कितनी प्रॉब्लम्स वहां पे आ गई इस स्टेट में, यानी कि वी ऑल नो व्हेन a thing like insurgency happens in a state, we all know पहला जो पॉलिटिकल टर्मोइल फिर वहां पे रहता है, वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इस पोएम में आपको दिखाता है जो किन्फम सिंह है, ये दिखाता है हमें इस पोएम में कि ये जो इंसर्जेंसी है, इसकी वजह से जो लोग वहां पे रह रहे थे, ये उनको फिर दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा, वो छोड़ रहे थे इस जगह को, क्योंकि वहां पे फिर वो ब्लड शेड हो गया, वहां पे बहुत सारी चीजें हो गई जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बेरेबल करना मुश्किल था। तो एक्चुअली फिर क्वेश्चन रेज करता है इस पोएम में किन्फम सिंह के, एक्चुअली यानी कि वो क्वेश्चन ये रेज करता है कि इंसर्जेंसी हुई क्यों, आई मीन हु वर द पीपल हु स्टार्ट दिस इंसर्जेंसी, यानी कि फिर वो इस पोएम में इवन यू कुड जैसे हम इस पोएम में वो लिखते हैं कि इंसर्जेंट्स हैव ग्रोन इनक्रेडिबली अर्बन दीज डेज, यानी कि अब इंसर्जेंसी का अब इतना इन्फ्लुएंस हो गया है, अब शहर तक इसका इन्फ्लुएंस आया है। द क्वेश्चन इज मस्ट वी subterfuge to shield a pedagogic stooge। तो एक्चुअली ये लाइन है ना, the question is must be subterfuge to shield a pedagogic stooge, यानी कि he is actually addressing this pedagogic stooge, Kinfam Singh means those people who have started this insurgency, the people who have led a war against the state. He's now questioning them. What was the why you people started this? What was the need of this insurgency? इससे फिर क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। पेडागोजिक स्टूज एक्चुअली उस बंदे को बोलते हैं, एक्चुअली ही इज एक्चुअली connotatively attacking, criticizing, censuring the people who are involved in this insurgency, जो स्टेट के साथ लड़ रहे हैं, तो उनको वो पेडागोजिक स्टूज बोलता है। पेडागोजिक स्टूज हम उसको बोलते हैं वन who unthinkingly serves the interests of a person or a faction without understanding their मोटिवेशन, यानी कि जो इंसर्जेंट्स हैं इस पोएम में आपको दिखाता है द पीपल हु हैव स्टार्टेड दिस वॉर अगेंस्ट द स्टेट, एक्चुअली जो जिनको ये पेडागोजिक स्टूज बोलता है इस पोएम में, एक्चुअली इसका मानना है कि दे आर डिट्रीमेंटल टू पीस, ये इनको अमन पसंद नहीं है। तो फिर इस पोएम में आपको यही चीजें देखने को मिलती है, जैसे वो फिर इससे पीस नहीं रहा स्टेट में, बंदे जो हैं वो रेस्टलेस हैं, वो उनकी जिंदगी में सुकून नहीं मिल रहा है। तो अब उसके बाद इसने एक और पोएम लिखी है द एंशिएंट रॉक्स ऑफ चेरा। अब इस एक्चुअली ये पोएम है, ये भी इसी यर्निंग ऑफ सीड्स जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इसी इसी कलेक्शन में इसने पब्लिश किया है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली दिखाता है इस पोएम में, एक्चुअली जो ये पोएम है इसमें आपको वो दिखाता है कि जो मेघालय की ब्यूटी है, मेघालय के आपको दर्शन कराता है कि मेघालय इज हैविंग नंबर ऑफ it's a mountainous region, it is having just big caves, big hills। तो एक्चुअली इस पोएम में इंटरेस्टिंगली एक नरेटर जो होता है, ये एक्चुअली एक डायलॉग फॉर्म में इसने ये पोएम लिखी है। निजल जेनकिंस जो एक पोइट और क्रिटिक रह चुके हैं, उसके साथ ये डिस्कस कर रहा है इस पोएम में, यानी कि डिस्कशन फॉर्म पे है ये। तो फिर वो दिखाता है एक्चुअली इस इंसर्जेंसी से कितना नुकसान हो गया मेघालय में, फिर इतना बड़ा नुकसान कि लोगों को फिर ये जमीन है फिर वो माइग्रेट वो हो गए, माइग्रेशन उनको करनी पड़ी
दूसरी जगह के लिए। जैसे वो इस पोएम में लिखते हैं, द एंशिएंट रॉक्स ऑफ चीरा फॉर नेजिल हु क्वेश्चन्स, दिस लैंड इज टू ओल्ड एंड विदर्ड फॉर लाइफ टू बी इजी। यानी कि ये जो नेजिल जेनकिंस है, मे बी अब इसने क्वेश्चन किया होगा कि it's a imagine, it's a poem in where you could see a narrator is directly conversing with Nigel Jenkins, जो एक पोइट रह चुके हैं, उसके साथ डायलॉग फॉर्म हमें ये पोएम लिखी है। जैसे जेनकिंस ने इससे कहा होगा कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट मेघालय, अगर आप मेघालय से हो तो आप मुझे बताओ वहां पे स्पेशल क्या है। तो उसने ये फिर बोलता है, द एंशिएंट रॉक्स ऑफ चीरा फॉर निजिल हु क्वेश्चंस, इसने क्वेश्चन किससे कुछ किया होगा। क्वेश्चन के बारे में पोइट नहीं लिखता है, ये वी विल हैव टू थिंक इन आवर ओन वे, कौन से क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे ही जो राइटर है डिलिबरेटली इंटेंशनली यहाँ पे इसने आप रीडर यानी कि वो आपको नहीं बोला है कि क्या क्या क्वेश्चंस उसने पूछे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पोइट्री, यानी कि यहाँ पे आपको, जैसे आप दूसरे फॉर्म्स में देखते हो वहां पे आपको एक्सप्लेन करता है। पॉइंट ये होता है कि पॉइंट आपको चीजें एक्सप्लेन करके नहीं देता है, वो एम्बिग्यूटी वहां पे रखता है, वो एम्बिग्यूअस फॉर्म में पोइम लिखता है, वो रीडर को पजल करने के लिए उसको मजबूर करता है सोचने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस इस बंदे ने इस पोइट से पूछे होंगे। शायद ये जो ये हम फिर एज अ रीडर, बिकॉज जब एक बंदा जो एक राइटर होता है व्हेन ही फिनिशेस जब वो पोइम लिखता है, नॉवल जो लिखता है, his job is over once the book reaches the market, once the book is published। तो उसके बाद जो जॉब होता है ये रीडर का काम होता है, इट इज दी रीडर्स जॉब, रीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही और शी विल इट्स, यानी कि उन पे ये निर्भर करता है कि वो फिर पोएम को कैसे पढ़े, पोएम में उनको कैसे कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। जैसे निजिल जेनकिंस क्वेश्चन क्या अब डिलिबरेटली इसने ये ऐसे ही विदाउट एनी इन यानी कि एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे होंगे। कोई कोई मे बी ही माइट हैव आस्क्ड हिम कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट मेघालय, व्हाई आर यू फीलिंग प्राउड ऑफ योर स्टेट, प्राउड ऑफ बीइंग अ खासी, प्राउड ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ मेघालय। तो फिर उसने क्वेश्चन पूछा होगा कुछ ऐसे ही, तो फिर इसने जवाब दिया है, दिस लैंड इज टू ओल्ड, यानी कि नाउ responding to this Nigel Jenkins, you don't know about, you don't have any information about this state, ये जो है this land is too old। जब आप इसकी हिस्ट्री का मुताला करते हो, या यहाँ की जो ये जमीन है, यहाँ की जो ये पहाड़ हैं, ये बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। तो फिर वो लिखते हैं, दिस लैंड इज टू ओल्ड एंड विदर्ड फॉर लाइफ टू बी इजी, यानी कि अगेन ही इज लेमेंटिंग जो पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पे है, ही इज अगेन लेमेंटिंग ऑन दोज who have actually lamenting, criticizing, attacking the people whom he calls insurgents, यानी कि who have led a war against the state, जिन्होंने फिर उतनी तबाही वहां पे मचाई थी। इस जो पोइट है, इस पोइम में वो लिखता है कि अब यहाँ पे उतनी चीजें नहीं रही है। Poverty eats into the hills, cut deep wounds into the land। तो फिर वो यानी कि अब यानी कि एक रियलिटी हमारे सामने ला रहा है। वो लिख रहा है कि यहाँ की जो जमीन है, यहाँ पे आपको पोवर्टी देखने को मिली, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुर्बत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो बड़े हार्डली अपने दिन को वो गुजारते हैं। तो ये जो ये पोएम है, द एंशिएंट रॉक्स ऑफ चीरा, इसकी दो पोएम्स हैं। यानी कि जब हम किनपम सिंह की बात करते हैं, इसकी जो अभी हमने पोएम के बारे में द कलर्स ऑफ ट्रूथ, और इसकी जो दूसरी पोएम है द एंशिएंट रॉक्स ऑफ चीरा, इसमें आपको एक्चुअली वो मेघालय का लैंडस्केप दिखाता है, अपनी स्टेट के बारे में लिखता है कि वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की ब्यूटी के बारे में लिखता है। वहाँ पे जो मेघालय इज सराउंडेड बाय हिल्स, माउंटेन्स, तो वहाँ पे उनके बारे में लिखता है। इवन लिखता है कि वहाँ पे जो इनकी इथनिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में लिखता है, इनका जो वो इथनिसिटी है वो डिफरेंट है।
और फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी लिखता है। फिर वहीं पे उसमें साथ साथ भी वो उन पे भी वार करता है जिन्होंने वहां पे तबाही मचाई है, जिनकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, जिनकी वजह से लोग वहां से अमन से नहीं रह पा रहे हैं, जिनकी वजह से वहां पे लोग दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ द वे दे शुड। तो अब जो एंशिएंट क्रॉक्स ऑफ चीरा जो इसकी दूसरी पोएम है, यहाँ पे आपको वो रूबरू करवाता है उन चीजों में, जैसे वहां पे थोड़ी सी गुर्बत के बारे में लिखता है। तो मे बी अगर पोइट देखो, दिस इज योर, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। पोइट का काम होता है उसने क्या इर्द गिर्द देखा है, उसने क्या, उसकी अपनी कुछ अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है, उस पावर ऑफ इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके वो फिर चीजों को इमेजिन करता है, फिर वो लिखता है, फिर हमारे पास बुक आती है। अब इसका काम यही तक होता है। देन इट इज योर जॉब whether you would agree with the author or not. It is reader's responsibility whether you feel कि जो राइटर है इसने जो जो चीजें लिखी हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है, वो उसके साथ, ये आपका डोमेन है, ये रीडर का डोमेन है। फॉर इंस्टेंस यू कुड डिसएग्री विद द पॉइंट ऑफ दीज टू पोएम्स। मे बी अगर आप उस तरीके से लिख रहे हो, यानी कि आप जब क्रिटिक का काम करते हो, इवन यू कुड एग्री विद द ऑथर एज वेल। तो कहने का मतलब ये है कि ये रीडर पे निर्भर करता है कि वो चीजों को कैसे ले, चीजों को कैसे समझे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर। इट यू कैन इंटरप्रेट इट इन योर ओन वे, यानी कि ये इट इज फॉर ओपन इंटरप्रिटेशन। यानी कि जैकस डेरिडा एक फेमस थियरिस्ट रह चुके हैं, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी उसने दी थी। इवन उसका मानना क्या था, उसका मानना यही था कि देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। यानी कि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो उसकी एक स्टेबल, एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होती है। देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स इन अ टेक्स्ट। you could come across number of themes even in a single text। तो फिर इसके बाद जब हम दूसरी पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है निर्मला पतोल। ये एक्चुअली 1972 में इसका जन्म हुआ था झारखंड में। तो यही अभी हम बात कर रहे थे, किन्फम सिंह की बात कर रहे थे अभी। एक्चुअली he was a Khasi. He belonged to Khasi tribe. He came from Meghalaya। तो जब हम निर्मला पतोल की बात करते हैं, एक्चुअली ये भी एक ट्राइब से ताल्लुक रखती है। ट्राइब को हम उर्दू में कबीला बोलते हैं। तो अब ये एक ट्राइब से ताल्लुक रखती है। एज आई सेड अर्लियर के इंडिया में there are number of tribals, so many sects of tribes in India। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स के जो सेक्ट्स हैं मिलेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे किन्फम सिंह की बात कर रहे थे, वो मेघालय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ट्राइबल का दर्जा उनको मिला है, वो खासी ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। जब हम निर्मला पतोल की बात करते हैं, ये भी एक ट्राइब से ताल्लुक रखती है। ये भी एक यानी कि झारखंड में इसका जन्म हुआ था। उस ट्राइब का नाम है संताली आदिवासी जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी एक्चुअली एक यानी कि पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन। जब हम इसकी बात करते हैं, यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यानी कि मार्जिन हम जैसे हम एक पेज होता है, फिर हम उसमें कुछ छोड़ते हैं, जैसे मार्जिन छोड़ते हैं, जैसे साइड में छोड़ते हैं या ऊपर या नीचे छोड़ते हैं, वो बहुत छोटी जगह होती है। तो इनको मार्जिनल पोइट्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पसमानदा है। पसमानदा इस सेंस में है कि शायद ये उतने इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है। ये एक्चुअली ये जो पसमानदा है ये एजुकेशनली शायद उतने पढ़े लिखे नहीं होती है। इनको ट्राइबल का दर्जा इसलिए भी दिया जाता है कि ये मेन स्ट्रीम कल्चर से बहुत दूर रहते हैं। बहुत फॉरेस्ट्स में जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, माउंटेनस हिली रीजन्स होते हैं, वहां पे ये गुजारा करते हैं, वहां पे ये रहते हैं। तो फिर उसी की वजह से इनको फिर ये दर्जा दिया जाता है, ट्राइबल्स का दर्जा दिया जाता है, या आदिवासी जिनको हम बोलते हैं। तो उसी फिर इन कुछ अब जो इन्होंने जैसे मैंने आपको अभी भी आप कुछ देर पहले बताया कि
फिर इंडियन गवर्नमेंट हैव डन नंबर ऑफ यू नो बहुत सारी स्कीम्स इनके लिए लाई पढ़ाने के लिए, इनको जॉब रिजर्वेशन दी, बहुत सारी चीजें इनके लिए फॉर देयर बेटरमेंट। फिर ये आगे आए, पढ़े, फिर इनमें से बहुत सारे कुछ पॉलिटिक्स में आए। बहुत जैसे हम निर्मला पटोल की बात करते हैं, इसने ग्रेजुएशन की थी पॉलिटिकल साइंस में, और इसने डिप्लोमा भी किया है नर्सिंग में। तो उसकी इसके साथ साथ इसका बड़ा शौक था पोइट बनने का, शायरी लिखने का। तो फिर इसने शायरी भी लिखी है। तो इसकी जो पोइम्स हैं, और इसने भी अपनी ही लैंग्वेज में लिखी हैं, जो इसकी शायरी आपको देखने को मिलती है संथाली लैंग्वेज में इसने पोइम्स लिखी है। तो इसकी जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं, जैसे वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया है, नगारे की तरह बजते हैं शब्द, यानी कि वर्ड्स रीसाउंड लाइक ड्रम्स। ये इसकी एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं। अपने घर की तलाश में, यानी कि इन सर्च ऑफ वन्स ओन हाउस, इसकी एक और कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं। फूटेंगे नए विद्रोह, यानी कि देयर विल बी अनदर रिबेलियन, ये इसकी एक और कलेक्शन है। शी इज द रेसिपिएंट, इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और जैसे इसको साहित्य सम्मान का अवार्ड भी मिला है, राजकीय सम्मान भी इसको झारखंड गवर्नमेंट ने 2006 में दिया था। तो जब हम निर्मला पटोल की पोइट्री का मुताला करते हैं, जायजा करते हैं, व्हेन वी लुक एट निर्मला पटोल्स पोइम्स, when we do a critical analysis of her poems, तो वहां पे हमें यही देखने को मिलता है कि इसकी जो मेन पोइट्री है, इसकी जो शायरी है, इसने जो इसकी अपनी, जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, जहाँ पे ये पली बड़ी है, जहाँ पे इसने जिंदगी गुजारी थी, फिर उसने वहाँ की जो सराउंडिंग, उसी को इन्होंने अपनी पोइम्स में लाया है। जैसे अभी हम झारखंड की जो वहाँ पे इसने, जहाँ पे ये पली बड़ी है, जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, जिस विलेज में ये रह रही थी, जहाँ वहाँ की फॉरेस्ट एरियाज, तो वहाँ पे वही की जो ब्यूटी है, इसने वही अपनी पोइम्स में हमारे सामने लाया है। इसकी एक पोइम है, इफ यू वर इन माई प्लेस। यहाँ पे एक्चुअली जब आप इस टाइटल का मुताला करते हो, तो यहाँ पे आपको लगता है कि इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इस पोएम टाइटल से ही आपको पता चलता है, इफ यू वर इन माई प्लेस, अगर आप मेरी जगह होते। तो यहाँ पे अगर हम अब कहाँ पे होते, निर्मला पटोल की जगह होते, क्या जगह, किस जगह पे होते, वो अभी लेटर ऑन देखेंगे कि इसकी जगह पे अगर हम होते तो हम कैसे लाइफ को जी रहे होते। वो इस पोएम में वो लिखती है, इफ यू वर इन माई प्लेस। फॉर इंस्टेंस शी राइट्स इन दिस पोएम, हाउ वुड यू फील if your village stood in the lowlands of distant hills and you lived in huts of grass and straw, right next to oxen, cows, goats, and chickens, the anxious light of lamp about to flicker out, forced to see the faces of children whimpering from hunger, how would you feel? तो यहाँ पे if you were in my place, जब हम इस पोएम का मुताला करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली इस पोएम में जो निर्मला पटोल है, वो हमें बोल रही है कि अगर आप हमारे विलेज में रह रहे हो, यानी कि रीडर्स को एड्रेस कर रही है वो ये पोएम। अगर आप हमारे विलेज में आपका जन्म होता, अगर आप लोग हमारे विलेज में पले बड़े होते, तो फिर आपने कैसी जिंदगी गुजारनी थी। तो आपने एक्चुअली जिंदगी ऐसे गुजारनी थी कि अगर आप, हाउ वुड यू फील, यानी कि if you were if your village stood in the lowlands of distant hills, यानी कि आपको इमेजिन करना है। एक खासी एक जो इम्पोर्टेंट ट्रेट होता है एक पोइट का, शायर का, वो ये होता है कि उसके पास खुद एक इमेजिनेशन होती है, सुप्रीम पावर ऑफ इमेजिनेशन उसके पास होती है, यानी कि वो बहुत विजनरी एक होता है वो। लेकिन उसके साथ साथ इसकी ये क्वालिटी होते हैं, वो यानी कि जो रीडर को, यानी कि उसको वो थ्रस्ट करता है, यानी कि उसको वो मजबूर करता है सोचने के लिए, उसको यानी कि उसका जो इमेजिनरी पावर है, उसको भी ब्रॉडन करता है, उसके होराइजन को ब्रॉडन करता है। जैसे अभी आप इस पॉइंट का मुताला कर लीजिए, वो लिख रही है कि अगर आप लोग हमारे विलेज में होते, अगर आपका जन्म हमारे विलेज में हुआ होता, तो आपने कैसी जिंदगी गुजारनी थी। यानी कि नाउ यू विल हैव टू इमेजिन कि हैड यू been born in a place
वेयर निर्मला पतोल वाज बोर्न। तो वहां की लाइफ कैसी थी आपने पहले इमेजिन करना है कि इट्स यानी कि हिली रीजन, यानी कि ये जो जहाँ पे सड़कें कम है, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे वाटर शॉर्टेज होती है, जहाँ पे आपको यानी कि बहुत दूर तक दूर दूर तक हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलेंगे, यानी कि जहाँ पे आपको रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि आपको काम भी नहीं मिलता है। तो अब आप ये चीजें आपने खुद इमेजिन करनी है, क्योंकि यही एक क्वालिटी होती है राइटर की कि वो आपको रीडर को भी इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाता है। यानी कि अभी हम इफ यू वर इन माय प्लेस, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस टाइटल, इफ यू वर इन माय प्लेस, आप किसी और को भी ये बोल सकते हो। फॉर इंस्टेंस, if you are going through a phase of trials and tribulations, you are suffering from anxiety, loneliness, tension, you are not feeling well, even you are not achieving success, you are hopeless, dejected, you are living in a desolated world। तो आप भी किसी को फिर बोलते हैं आप मेरी दुनिया को नहीं समझ पाओगे। अगर आप मेरी जगह होते देन यू, अगर यही चीजें आपके साथ होती देन आप यू कुड रियलाइज, इमेजिन कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे ही इस निर्मला पतूल जो इस पोएम में लिख रही है कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम डिस्टेंट हिल्स में रहते हैं, हम यानी कि पहाड़ों पे रहते हैं, वहीं पर रहते हैं जहाँ पे काम नहीं मिलता है। हमारी जो जिंदगी है, हमने, जैसे वो लिख रही है नेक्स्ट लाइन में, एंड यू लिव्ड इन हट्स ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉ। अब आपने सोचना है कि जो जिस महल में आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, 5 मिनट के लिए आपको उस घर से दूर ले जाया जा रहा है, और आपके लिए जो घर दिया जा रहा है वो एक हट है। उसका जो छत है वो ग्रास का बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे बर्ड्स ऊपर बैठे हुए हैं। तो उसके साथ साथ राइट नेक्स्ट टू इट there would be oxen, cows, goats and chickens। यानी कि जिस जैसे निर्मला पतोला लिख रही है कि आपने इमेजिन करना है कि निर्मला पतोला कहाँ पे रह रही है, इमेजिनरी वर्ल्ड जो इसे वो लिख रही है कि आपने इमेजिन करना है आप वहां पे रह रहे हो, उस हट में रह रहे हो जो घास का बना हुआ है, जिसका छत ग्रास से बना हुआ है। उस छत पे पानी भी अंदर आ सकते हैं इफ देयर इज दिस रेनफॉल। तो वहां पे बहुत सारे जो बर्ड्स बैठे हुए होते हैं। इतना ही नहीं, ये जो ये हट है इसके साथ साथ आपके आसपास काउस भी है, ऑक्स भी है, गोट्स भी है, चिकन्स भी है। तो हाउ वुड यू फील? यानी कि एक रूम में आप रह रहे हैं, दूसरे रूम में आपके साथ काउस भी है, ऑक्स भी रह रहा है। आपके यानी कि ट्राइबल लोगों की जब हम देखते हैं उनकी लाइफ को, उनको वो देर देर मोर इंटरेस्टेड इन वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में बड़े, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट जो नेचर होता है वही उसी में वो लाइफ गुजारते हैं। तो फिर वहां पे गोट्स के साथ आपको रात गुजारनी है, काउस आपके इर्द गिर्द सो रहे हैं और आप भी वहीं पे सो रहे हो। फिर आगे लिख रही है, the anxious light of lamp about to flicker out, you never know when the electricity is going to remain cut। यानी कि आप अब इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रह रहे हो, आपके रूम में बल्ब जो था जिसमें लाइट आ रही थी, यू नेवर नो कि इसमें लाइट कब जाएगी। forced to see the faces of children whimpering from hunger। तो वहीं पे आपके बच्चे होते हैं जो भूखे होते हैं, जो खाने की तलाश में होते हैं, उनको खाने के लिए कुछ मिले। तो एक्चुअली ये आपको यहाँ पे यानी कि हाउ वुड यू फील if you would remain, if you would live in such sort of situation, if you are going to live a life the way Nirmala Patola is depicting in this poem, if you were in my place। तो अगर आप ऐसी ही जगह पे आपको रखा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि इस जगह पे आपकी जिंदगी है, आपने जिंदगी बसर करनी है, तो आप कैसे फील करोगे। तो इसमें एक्चुअली वो मे बी यानी कि जो ट्राइबल लोगों की जो दास्तान है वो हमारे सामने वो ला रही है। जो आदिवासी लोग हैं उनकी उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो जिंदगी की जो रोजमर्रा जिंदगी होती है, उनको कौन कौन से मुश्किलात आते हैं उनकी लाइफ में, उनको क्या क्या देखना पड़ता है।
हिली एरियाज में रहते हैं, माउंटेनस एरियाज में रहते हैं, वहां पे रहते हैं जहाँ पे पानी नहीं उनको अच्छे से दस्तयाब होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब जाएगी, कहाँ कब तक रहेगी। इवन सम ट्राइबल एरियाज में ये भी होता है कि वहां पे कभी कभार अब लाइट भी नहीं होती है। लेकिन यानी कि एक यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मे बी जब ये पोइम निर्मला पतोल ने लिखी है, तो शायद ये पोएम उसने बहुत पहले उसको इमेजिनेशन आई थी। उसने कभी अपने पेरेंट से सुना होगा कि जब हम पहले जिंदगी गुजारते थे, वो ये वाली जिंदगी हम गुजार रहे थे, ये चीजें हम गुजार रहे थे। लेकिन जब हम आज की लाइफ देखते हैं, ट्राइबल लोगों की लाइफ देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स उनके लिए लाई है, बहुत सारे स्टेप्स इनके लिए उठाए हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि ये जो आप इस पोइम में देख रहे हो कि वही जैसे ट्राइबल एरियाज अभी इलेक्ट्रिसिटी उनको नहीं है, मे बी कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी ना हो। लेकिन अब ये भी नहीं है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। नंबर ऑफ यानी कि जो चीजें हैं बहुत यानी कि जो चेंज बहुत ज्यादा आई है since independence. Indian government have taken number of initiatives for the betterment, upliftment of these tribals। यानी कि इनके लिए बहुत स्कीम्स इन्होंने लाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके लिए रखे, इनको यानी कि वो बैकवर्ड क्लास से निकालने के लिए। इनको भी एक आम जिंदगी, जैसे एक आम बंदा जिंदगी गुजार रहा है, वैसे ये जिंदगी गुजार रहे, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखे गए हैं। जैसे इनके लिए अलग अलग बहुत सारे आर्टिकल्स का भी जब आप मुताला करोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो लेटर जब आप दूसरे लेक्चर में इस इशू को कंटिन्यू करेंगे कि इनके लिए कौन कौन सी प्रोविजंस रखी गई है ट्राइबल लोगों के लिए। तो तब तक हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।